देखिए पहले थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा आप लोग, ध्यान बस यही दीजिएगा कि आप लोग को बोलना है। बोलना क्या है, जो केरल का मालाबार तट था इसके बारे में बता चुके हैं। यहाँ पे कौन सा वंश था? चेर वंश था। बहुत सुंदर। चेर वंश की राजधानी क्या था? बांजी। और इसका प्रतीक चिन्ह क्या था? धनुष। बहुत सुंदर। क्या था? धनुष। ऐसे जवाब देता तो विद्यार्थी अच्छा लगता है कि ये लोग नाम रोशन करेगा। और ये देखिए यहाँ पे कौन सा वंश था? पांड्या। बहुत सुंदर, घबराइए मत। पांड्या। पांड्या की राजधानी क्या थी? मदुरई। बहुत सुंदर। अच्छा, इसका प्रतीक चिन्ह क्या था? मछली। क्या था? मछली। बहुत सुंदर। इसके ऊपर में क्या था? चोल। इसके ऊपर में था चोल। चलिए, बहुत सुंदर। चोल की राजधानी क्या थी? उरेयूर। हाँ, चोल की राजधानी क्या थी? उरेयूर। इसका प्रतीक चिन्ह चीता। क्या था? चीता। इसका क्या था प्रतीक चिन्ह? चीता। संगम युग में कहेगा कितने वंश आते हैं तो क्या कहिएगा? यही तीनों वंश आते हैं संगम युग में। ये तीनों वंश आते हैं संगम युग। कितने प्रकार की संगम हुई थी? 3 प्रकार की संगम। पहला, दूसरा, तीसरा। तीनों कौन से राजा करवाए थे? पांड्य राजा करवाए थे। पांड्य राजा करवाए थे ना। फर्स्ट में 89 राजा का सदस्य शामिल हुआ था, मतलब 80 राजा उसमें सहयोग किए थे। द्वितीय में 59 राजा सहयोग किए थे और तृतीय में 49 राजा सहयोग किए थे। पहला कहाँ हुआ था? मदुरई में। कि कहे कि पांड्य करवा रहा था, मदुरई में हुआ था। दूसरा कहाँ हुआ था? कपाटपुरम में। मदुरई के बगल में जो है कपाटपुरम, वहाँ हुआ था। तीसरा भी कहाँ हुआ था? मदुरई में हुआ था। पहला का अध्यक्षता क्या था? अगस्त ऋषि। दूसरा का स्टार्टिंग में क्या था? अगस्त ऋषि, लेकिन बाद में क्या था? तोल्काप्पियर। ठीक, जो कि तोल्काप्पियम किताब लिखेगा, जो कि तमिल व्याकरण के क्या होंगे? तमिल व्याकरण होगा। प्राचीन तमिल व्याकरण कौन? तोल्काप्पियम। तीसरा कौन क्या था? नकीरर। और इसमें 449 किताब निकल के आए थे। यही चीज़ ना था। और संगम काल में बड़े को राज्य को उड़ कहते थे, छोटे के को उरेयूर कहते थे। ठीक है। उसके बाद आप बताए थे कुछ कुछ राजा के बारे में। सेनगुटवन, जो कि पत्नी पूजने का प्रथा स्टार्ट किया था, चेल का था। ठीक है। चोल का था कालिकल, जिसने कावेरी पट्टनम बसाया और कावेरी पर एक बांध बनवाया। सबसे पहली बांध जो बनाया नदी पर कालिकल ही बनवाया था और चोल राजा बनवाया था। ठीक। पांड्या मोती के लिए प्रसिद्ध था। ठीक है। तो इतना चीज़ इस बता चुके थे। अब इससे हम लोग आगे जाते हैं। देखिए, हम आपको बता चुके थे कि चोल जो है, चोल का एक बार खात्मा होगा। हाँ, इसके ऊपर राज करेगा पल्लव। कौन करेगा? पल्लव। इसके ऊपर राज करेगा कौन? पल्लव। फिर पल्लव को हटा देगा और फिर से पुनः राज स्थापित करेगा कौन? चोल ही करेगा, विजयालय। ठीक है। और उस चोल में हम लोग देखेंगे राजेंद्र प्रथम और राजा प्रथम, सब जो कि महान महान शासक हुए थे। इधर चोल वंश, इधर पल्लव वंश चल रहा था। और पल्लव के इधर सापेक्ष में कौन सा वंश चल रहा था? बताइए। चालुक्य। क्या चल रहा था? चालुक्य। लेकिन चालुक्य की 3 शाखा और मध्यकालीन तक जाते जाते चालुक्य की 4 शाखा। ये जो चालुक्य की शाखा है ना, ये है, इसकी राजधानी है बतापी, या इसी को हम लोग कहते हैं बदामी। ठीक है। ये चालुक्य बतापी की राजधानी। ठीक है। ये होगा बतापी का चालुक्य। ठीक। बतापी का चालुक्य में सबसे प्रसिद्ध आएगा पुलकेशिन द्वितीय, जो कि हर्षवर्धन से लड़ा था नर्मदा नदी के तट पर। इस चालुक्य का एक शाखा, इस चालुक्य का इस पल्लव से हमेशा युद्ध होगा। देखते हैं पास में बाउंड्री प्रोसेस युद्ध होता है ना, तो हमेशा इससे युद्ध होगा इसका। ठीक। चालुक्य को दबा के एक वंश का उदय होगा। उस वंश का नाम रहेगा क्या? राष्ट्रकूट। चालुक्य को दबा देगा और राष्ट्रकूट वंश का उदय होगा। तब तक चालुक्य की एक शाखा चली आती है कहाँ? इधर। इसको हम लोग कहते हैं बेंगी की चालुक्य। इसमें कुछ स्थापना, इसमें कुछ नहीं जानना है, बस एक होता है बेंगी का चालुक्य, आंध्र प्रदेश साइड में। ठीक है। चालुक्य, ये जो चालुक्य बतापी को दबा के जो राष्ट्रकूट वंश उदय हुआ,
फिर इस राष्ट्रकूट वंश में हम लोग दंती दुर्ग को नाम सुनते हैं, दंती दुर्ग सबका। फिर इस राष्ट्रकूट वंश को दबा के पुनः चालुक्य स्थापित होगा। जैसे मान लीजिए कोई कंपनी हम खोले, इस कंपनी से प्रोडक्ट नहीं चला, तो फिर कंपनी डूब जाने के बाद हम दूसरा के नाम से फिर कंपनी खोलते हैं। तो चालुक्य एक बार डूब गया, कौन डुबाया? राष्ट्रकूट। फिर राष्ट्रकूट को कौन डुबाएगा? चालुक्य ही, लेकिन नाम चेंज होगा क्या? कल्याणी का चालुक्य, कल्याणी का चालुक्य। तो बताइए, प्रतापी के चालुक्य को दबा दिया राष्ट्रकूट वंश, राष्ट्रकूट वंश को दबा के कल्याणी का चालुक्य का पुनः उदय हुआ। चोल वंश को दबा दिया पल्लव वंश, फिर पल्लव वंश के मरने के बाद फिर से कौन सा वंश उदय होगा? चोल वंश होगा। चेल इधर, पांड्या इधर, चोल इधर, इस सब को हम लोग पढ़ चुके थे। अब पल्लव, राष्ट्रकूट, चालुक्य, यही पढ़ना है ना, बस इतना चीज़ याद रखिएगा। ये मैप अगर आपके दिमाग में नहीं रहेगा, कैसे कौन आया है, किसको कब पढ़ना है, तो आपके दिमाग में याद करने में नहीं बनेगा कि कैसे कैसे याद किया जाता है। और इधर आर्यों को लेके आया था कौन? अगस्त्य ऋषि, बताए थे। और ये क्या है? हिंदू धर्म वाला है। और इसी सब के टाइम में अरब का आक्रमण इधर से होना चालू हो जाएगा। ये सब घटना है 500 AD का, लगभग 500 AD तक का, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं पहला, अच्छा हम लोग का मेन पॉइंट है क्या? पल्लव पढ़ना है, पल्लव, पल्लव वंश, पल्लव राजवंश या पल्लव, ठीक है। देखिए, बहुत से इतिहासकार में मतभेद है कि आखिर ये पल्लव जो चोल को दबा के राजवंश का स्थापना किया, वो आखिर है कौन, ठीक है। तो जो आप मेरा एंशिएंट हिस्ट्री का क्लास किए हैं रेगुलर, उसको पता होगा कि हम शक पढ़ाए थे, शक, और शक में पढ़ाए थे रुद्रदामन, रुद्रदामन पढ़ाए थे। रुद्रदामन से याद कीजिए, रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख, और रुद्रदामन ही वो शक शासक था जिसने सुदर्शन झील का पुनः उद्धार करवाया था। और सुदर्शन झील को बनवाया किसने था? चंद्रगुप्त मौर्य ने। उस समय गुजरात के गवर्नर थे पुष्पगुप्त। इसी से कहवा के चंद्रगुप्त मौर्य सुदर्शन झील का पुनः निर्माण करवाया था, मतलब निर्माण करवाया था। अशोक भी उसको पुनः निर्माण करवाएगा, लेकिन तुशाक से कहवा के। रुद्रदामन जो करवाएगा वो किससे? सुविशाख से कहवा के। कहा जाता है रुद्रदामन जो यहाँ पे था गुजरात के साइड में, और जो सुविशाख नाम का आदमी, हाँ कर लीजिए पूरा, सुविशाख नाम का जो आदमी सुदर्शन झील का निर्माण कराया था, वही यहाँ पे भाग के आया और यहाँ पे पल्लव राजवंश का स्थापना किया, ठीक है। ये इतिहासकार कहता है, ठीक है। लेकिन कुछ कुछ आदमी कहता है कि चोल के ही सामंत थे और चोल को दबा के, जैसे गुप्त के सामंत ही गुप्त को दबा के बाद में क्या बना? हर्षवर्धन, थानेश्वर, मोखली वंश, ये सब वंश बना। उसी तरह से पल्लव राजवंश का स्थापना हुआ, ठीक है। ये लोग शैव धर्म को मानता था, किसको? शैव धर्म को, विष्णु धर्म सबको, यानी कि ब्राह्मण धर्म से रिलेटिव था ये सब, ठीक है। अब देखिए, अब हम लोग कहते हैं कि पल्लव का अर्थ होता है क्या? कि लताओं की वंश, लता वंश, लताओं की वंश है, इसको हम लोग कहते हैं लता वंश, ठीक है। और अब जो पढ़े होंगे सतवाहन वंश के बारे में, तो जब सतवाहन वंश का खात्मा होता है तो हम पढ़ाए थे बकाटक वंश का उदय हो जाता है, इक्ष्वाकु का होता है, कुंतल का होता है, ठीक है। तो सीधा मत मानिए कि कौन क्या कहा, रुद्रदामन का सुविशाख स्थापना किया था पल्लव का, उतना पेच में नहीं फंसना है। पल्लव के जो आदमी रहा करते थे वो सतवाहन के अधीन रहते थे। सतवाहन, सतकर्मी प्रथम सब के बारे में आप लोग पढ़े हैं। सतवाहन के अधीन रहते थे। जब सतवाहन वंश का दबने लगा, सतवाहन पर पूरी तरह से वंश खत्म हो गया, तब क्या हो गया? पल्लव वंश का उदय होना चालू हुआ। यानी कि पल्लव वंश के जो आदमी थे वो सतवाहन वंश के सामंत हुआ करते थे। बस यही याद रखिएगा। जैसे गुप्त के लोग किसके सामंत हुआ करते थे? कुषाण के सामंत होते थे। उसी तरह से पल्लव वंश के आदमी सतवाहन के सामंत हुआ करते थे। पल्लव वंश में हम लोग राजा के बारे में पढ़ेंगे। देखिए किसका, एक आएगा सिंह वर्मा। पहले राजा को देख लेते जो नाम सुनने के लिए आएगा। जैसे इस फिल्म में कौन कौन से हीरो हैं, हीरोइन हैं, उसके बारे में ना मजा आएगा, तभी ना लोग देखने के लिए जाता है। उसके बाद सिंह विष्णु, ठीक, सिंह विष्णु के बाद आएगा
महेंद्र बर्मन फर्स्ट। उसके बाद आएगा नरसिंह, बहुत अच्छा, नरसिंह बर्मन पहला। उसके बाद आएगा महेंद्र बर्मन द्वितीय, ठीक। उसके बाद आएगा परमेश्वर बर्मन फर्स्ट। उसके बाद आएगा नरसिंह बर्मन द्वितीय, आएगा ना, नरसिंह बर्मन द्वितीय। हाँ आएगा, ये बताते हैं। उसका नाम बपदेव है, इसी का नाम है बपदेव। खोल लीजिए तो कौन है। उसके बाद आएगा इसमें राजा परमेश्वर बर्मन द्वितीय। उसके बाद बताइए, परमेश्वर बर्मन के बाद आएगा नंदी बर्मन द्वितीय। उसके बाद क्या आएगा, अपराजित, ठीक है, ये अंतिम रहेगा। इतना राज पढ़ना है हमको। तो देखिए, पल्लव से जो हम लोग को क्वेश्चन पूछा जाता है, वो पूछा जाता है जैसे कांचीपुरम था। कांची में जो कैलाश मंदिर है वो किसने बनवाया था, ठीक। एकादश मंदिर को किसने बनवाया, उससे आप क्या समझते हैं। बैकुंठमल मंदिर किसने बनवाया था, ठीक है। गणेश जी का रथ मंदिर किसने बनवाया, या 8 पेगोंडा होता है ना, 8 पेगोंडा मतलब 8 रथ का मंदिर में सबसे बड़ा रथ का मंदिर किसका है। 7 रहता है ना, तो एक और जोड़ देता है ना, परमेश्वर बर्मन प्रथम गणेश जी का बना के वही मल्लीपुरम में। हाँ, तो ये जो है ना, क्या कहते हैं, नरसिंह बर्मन प्रथम, वो 7 को बनवाएगा, 7 पेगोंडा। लेकिन एक और जोड़ देता है महाबलीपुरम में, कौन, परमेश्वर बर्मन प्रथम, नंदी जी का, गणेश जी का जोड़ता है, तो 8 हो जाता है। 8 पेगोंडा हो गया। तो उसमें सबसे छोटा किसका था, सबसे बड़ा किसका था, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछेगा। उसके बाद पूछेगा आपका कि पुलकेशिन द्वितीय को किसने हराया था और बतापी कोंडा की उपाधि किसने धारण किया था, ठीक है। इतना क्वेश्चन पूछेगा। तो इस तरह से चलते रहेगा इस चीज़ को। देखिए, पल्लव सतवाहन के जो अधीन थे सिंह वर्मा, जिसको हम लोग कहते थे बपदेव, क्या कहते थे, बपदेव, ये इस वंश का संस्थापक रहेगा। बपदेव इस वंश का क्या रहेगा, संस्थापक रहेगा, ठीक है। कौन, बपदेव, पल्लव वंश का स्थापना करेगा बपदेव या सिंह वर्मा। ये लेकिन उतना खुल के राजा नहीं होता है। जैसे हम लोग कहते हैं कि जैन धर्म के संस्थापक कौन, ऋषभदेव। वास्तविक संस्थापक में कहते हैं महावीर स्वामी। काहे कहते हैं वास्तविक संस्थापक, कि मतलब कोई कंपनी गिर रही है, बिल्कुल गिर गई है, ठीक है, अब पुनः उसको कोई उठा दे, ठीक है, उसके बाद फिर उसको ना गिरा हो ना उठा हो, तो वो वास्तविक होता है। तो बपदेव इसका स्थापना कर दिया, लेकिन ये वंश का धराशायी होते चला गया। लेकिन जब सिंह विष्णु आया इस पे, ठीक है, इस गद्दी पर प्राप्त किया पल्लव में, तो पल्लव पहले देखिए कहाँ पे होगा। पल्लव जो वंश चला था ना, वो देखिए ये तमिलनाडु है, ये तमिलनाडु, ये आंध्र प्रदेश, ये तमिलनाडु आंध्र प्रदेश के जो क्षेत्र हैं, ठीक है, कृष्णा, इधर कृष्णा जाएगी, इधर कावेरी, इसके बीच में ये पल्लव वंश का अपने आप को वंश इंडिकेट करता है, ठीक है। यानी कि आंध्र प्रदेश के दक्षिणी और तमिलनाडु के ऊपरी भाग में क्या होता है, पल्लव वंश रहता है, ठीक है। तो उसके बाद देखिए, सिंह विष्णु इसका वास्तविक संस्थापक होगा। हाँ, वास्तविक। देखिए, वास्तविक इसलिए इसको हम बोल सकते हैं क्योंकि सिंह विष्णु, आप सतवाहन में वो सतवाहन वंश को स्थापना करके सिंह विष्णु तो कर दिया, लेकिन वास्तविक में मतलब क्या, जो आप पढ़े थे चेल चोल पांड्या, इस सब के भी राजा को हराता है, अपना टेरिटोरी थोड़ा सा विकसित करता है, अपना एरिया जो बड़ा करता है, और एक पुनः स्थापित कर देता है वंश को, जो कि वंश धीरे से इसके पूरा वंश तक चलेगा। बाद में ना चोल खत्म कर देता है इसको, फिर चोल इसको पुनः खत्म कर करके चोल वंश स्थापित होगा, अभी बताए थे। तो जैसे ये हो गया, समझ आइए कि बाबर, मुगल वंश आ गया इंडिया में, लेकिन स्थापना कौन किया, अकबर। तो ये सिंह विष्णु हो गया अकबर, वास्तविक हो गया, ठीक है। सिंह विष्णु
प्रसिद्ध राजा था, चोल चल पांड्या को भी मात दिया ये, ठीक है। बस इससे ज़्यादा क्वेश्चन, साउथ इंडिया से ज़्यादा क्वेश्चन बस याद मत रखिएगा, कुछ कुछ क्वेश्चन याद रखिएगा। इसमें एक संस्कृत के विद्वान रहते थे, भारवी। कौन से विद्वान रहते थे? भारवी। देखिए भारवी जो था वो संस्कृत के विद्वान रहते थे, किसमें? सिंह विष्णु के दरबार में। बस एक पुस्तक उसका नाम याद रखिएगा, एक पुस्तक, उस पुस्तक का नाम क्या है? लिख लीजिए, किरातार्जुनीयम। इस पुस्तक का नाम किरातार्जुनीयम है, ये जूनियम, इस पुस्तक को लिखा था। ये पुस्तक किसका लिखा हुआ है? तो भारवी का लिखा हुआ है, और किरातार्जुनीयम, ठीक है। और किसके दरबार में रहते थे? सिंह विष्णु के दरबार में रहते थे, सिंह विष्णु के दरबार में रहते थे, ठीक है। इतना सी समझ गए। अब आइए महेंद्र वर्मन प्रथम। तो महेंद्र वर्मन प्रथम जब गद्दी पर बैठा तो इसका दुर्भाग्य क्या था? महेंद्र वर्मन प्रथम का दुर्भाग्य देखिए इसका क्या था। ये महेंद्र वर्मन प्रथम तो इधर गद्दी पर बैठा, इधर तो पल्लव हो गया इधर, और इधर बैठ गया कौन? बतापी का चालुक्य, बतापी का चालुक्य। अब बतापी का चालुक्य का सबसे महान शासक पुलकेशिन द्वितीय, पुलकेशिन द्वितीय सबसे महान शासक हुआ, ठीक है। पुलकेशिन द्वितीय जो क्या करेगा? महेंद्र वर्मन प्रथम को इसके पल्लव वंश पर आक्रमण करेगा। अपने एरिया, कहा जाता है कि क्यों लड़ाई करता था? तो कावेरी और द्वाब, कृष्णा और कावेरी के बीच में एक द्वाब पड़ता था जिसको रायचूर का द्वाब कहते थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है, आप लोग को छोटा मोटा नहीं पूछेगा। रायचूर के द्वाब के कारण झगड़ा होता था पल्लव और इसमें, किसमें? बतापी चालुक्य में। तो पुलकेशिन द्वितीय महेंद्र वर्मन प्रथम पर आक्रमण करता है, और महेंद्र वर्मन प्रथम जो है युद्ध में मारा जाएगा, ठीक है। लेकिन महेंद्र वर्मन प्रथम जो है ना, ये बहुत अच्छे राजा थे। कहने का मतलब कि अच्छे मतलब हस्त कलाकार के राजा थे। जैसे नहीं होता है हर्षवर्धन जिस टाइप के नहीं राजा थे कि नागानंद लिख दिए, अपना पुस्तक लिख दिए, 3-3 पुस्तक, उसी तरह से महेंद्र वर्मन प्रथम थे। ये क्या लिखते थे? मतलब हास्य नाटक सुनते हैं ना, कॉमेडी, कपिल शर्मा का, तो ये कॉमेडी के ऊपर पुस्तक लिखे हैं, ठीक है, जिसको नाम दिया गया है मत्स्य, हाँ, अभिलाष। मतलब कि हास्य के ऊपर किताब है, जो लिखा है कौन? महेंद्र वर्मन प्रथम लिखा है, ठीक है। क्या हुआ? हाँ, रायचूर द्वाब है, रायचूर द्वाब है, जो जिसके कारण युद्ध होता था, किसमें? चालुक्य में, पल्लव में। तो पुलकेशिन द्वितीय महेंद्र वर्मन को पीट के गया, ठीक है, और महेंद्र वर्मन की इसकी तरह से मृत्यु होती है युद्ध में। उसके बाद महेंद्र वर्मन का पुत्र कौन? नरसिंह वर्मन प्रथम गद्दी पर बैठेगा। और नरसिंह वर्मन प्रथम जब गद्दी पर बैठता है तो जैसे पुलकेशिन द्वितीय इस वंश का सबसे महान शासक, इस वंश का सबसे महान शासक कौन? नरसिंह वर्मन प्रथम सबसे महान शासक होगा, ठीक है। तो नरसिंह वर्मन जब प्रथम गद्दी पर बैठा, इसको मिटाने दीजिए। तो अभी तक क्या याद करिएगा? बस सिंह विष्णु इसके वास्तविक संस्थापक थे, एक भारवी इसके यहाँ पर लेखक रहते थे, जो कि संस्कृत में किरातार्जुनीयम किताब लिखे हैं, महेंद्र वर्मन कॉमेडी पे किताब लिखे हैं। नरसिंह वर्मन प्रथम जब गद्दी पर बैठता है, तो जब ये गद्दी पर बैठता है तो इसको भी नहीं छोड़ेगा, कौन? पुलकेशिन द्वितीय, और इस पर बार बार इसको तंग करता है, 3 बार आक्रमण करता है इस पर, नरसिंह वर्मन प्रथम पर। कहाँ पर? पल्लव के वंश में अंदर जा के 3 बार आक्रमण करता है, और 3 बार आक्रमण को विफल कर देता है कौन? नरसिंह वर्मन प्रथम। 3 बार विफल कर देता है, मतलब कि जीतेगा तो नहीं है ना, जीतता कब? जब इसके टेरिटोरी में आक्रमण करेगा तब ना। यही जा रहा बार बार सैनिक लेकर कि इसके पिताजी को हरा चुके हैं, तो नरसिंह वर्मन को भी हरा देंगे हम लोग। तो बार बार आक्रमण कर रहा है, और 3 बार आक्रमण को विफल कर दिया, यानी कि जीतने नहीं दिया पल्लव वंश को, ठीक है। तो इस तरह से नरसिंह वर्मन प्रथम को एक हौसला हुआ कि क्यों ना इस बार हम ही जाए आक्रमण करने के लिए, और आक्रमण करने के लिए पूरा सेना के साथ निकलता है, और बतापी पर आक्रमण करता है। पुलकेशिन द्वितीय को मारकर पूरा बतापी को जीत लेता है,
जब बतापी को जीत लेगा तो साउथ में एक शब्द आता है कोंडम या कोंड, ठीक है, कोंड या लास्ट में मुँह लगाता है, कोंड एक शब्द आता है जिसका अर्थ होता है कि किसी चीज़ को हम अधिकृत कर लिए, यानी कि किसी चीज़ को हम जीतने वाले, ठीक है। हाँ, तो ये साउथ में आता अभी भी चलता है, मतलब किसी चीज़ को जीत लिए। तो बताइए बतापी कोंड का उपाधि धारण करेगा? तो बतापी कोंड का उपाधि धारण करने वाला कौन? नरसिंह वर्मन प्रथम। बतापी कोंड का उपाधि धारण किया पुलकेशिन द्वितीय को मारकर, ठीक है। तो इस क्वेश्चन पूछा जाता है कि पुलकेशिन द्वितीय को कौन हराया? तो नरसिंह वर्मन प्रथम। जबकि पुलकेशिन द्वितीय देखिए हर्षवर्धन को हरा चुका है, कितना शक्तिशाली था ना, बूढ़ा हो गया। हाँ बूढ़ा हो गया होगा, कब तक जीतेगा? कल हार गया ना इंडिया, वो भी कम सम 10-10 विकेट से हारा। हम तो देखते ही नहीं। हाँ हम भी नहीं देखते हैं, लेकिन सुनने में आया कि 10 विकेट से हारा है। हाँ ओपनर जिता दिया, तो महा ही तो दुर्भाग्य हो गया। तो उसी तरह से हुआ, पुलकेशिन द्वितीय को हरा दिया। तो देखिए जब किसी राजा को हराएगा तो खुश होगा, तो अपने राज पल्लव में आया एक नगर बसा दिया, महाबलीपुरम। कौन सा नगर बसाया? महाबलीपुरम। जैसे जौनापुर शहर को बसाया ना फिरोज शाह तुगलक साहब, उसी तरह से कुछ आगरा को बसा दिया सिकंदर लोदी, यही भी बसाया महाबलीपुरम। जब राजा जीतता है ना तो खुश होता है तो कुछ ना कुछ तो करेगा, तो महाबलीपुरम बसा दिया। बसा के छोड़ेगा थोड़ी ना, इसको कुछ ना अपने नाम पे बसाया है, अपना इसका क्षेत्र है। तो यहाँ पर ही क्या किया? मंदिर का निर्माण करवाया। तो कैसा मंदिर? रथ मंदिर। रथ मंदिर मतलब क्या कि रथ के ऊपर किसी को विराजमान कर दिया गया। जैसे हम लोग का क्या घर के अंदर रहता है, रथ के ऊपर मंदिर बनवाया है इसको, रथ के ऊपर किसी का मंदिर, ठीक है। तो 7 गो इस रथ मंदिर बनवाया, ये 7 रथ मंदिर। 7 रथ मंदिर जो बनवाया, तो पूछा जाता है 7 रथ मंदिर किसका किसका है? देखिए पांचों पांडव का हो गया, एक हो गया द्रौपदी का, ठीक है, और एक द्रौपदी का हो गया, और एक बनाया जाता है ये एक द्रौपदी का, एक कृष्ण जी का है कि शिव जी का है? नहीं, किसका? नहीं हम बताते, कुंती का भी नहीं, कुंती का नहीं था, ये कृष्ण जी का होगा या तो शिव जी का होगा। हाँ परमेश्वर भक्त था ना, शिव भक्त, नंदी का बनाया था। तो याद रखिए, इसमें थोड़ा सा देख लीजिएगा कि शिव का होगा कि कृष्ण का होगा। मेरे ख्याल से शिव का ही होना चाहिए। 5 गो मंदिर होगा पांडव का, एक होगा द्रौपदी का, एक शिव का होना चाहिए, शिव का होगा, क्योंकि नंदी का बाद में बनेगा, एक शिव जी का था। इसमें से आपको क्वेश्चन क्या पूछेगा कि 7 मंदिर कहाँ है? तो महाबलीपुरम में। सबसे बड़ा पूछेगा किसका मंदिर है? मंदिरों में मंदिर नहीं होता छोटा बड़ा, सबसे बड़ा रथ मंदिर पूछेगा तो लिख लीजिए धर्मराज का मंदिर था। और धर्मराज किसको बोलते थे? युधिष्ठिर को। तो सब बार क्वेश्चन पूछा गया है, सबसे बड़ा मंदिर किसका है? तो धर्मराज का। और सबसे छोटा पूछेगा तो द्रौपदी का। सबसे छोटा किसका था? द्रौपदी का। सबसे बड़ा धर्मराज का, और धर्मराज तो युधिष्ठिर ही था। तो यहाँ से पूछा जाएगा धर्मराज सबसे बड़ा, और सबसे छोटा होगा आपका द्रौपदी का। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, ये हर्षवर्धन के समकालीन थे। जब उत्तर भारत में हर्षवर्धन का काल चल रहा था, तो हर्षवर्धन के काल में कौन आया था बताइए? हेनसोंग आया था। तो हेनसोंग बहुत दिन तो रहा भी था, 629 में आया, 645 में गया, बहुत दिन रहा। वो घूमने के लिए आता है और नरसिंह वर्मन उसका भयंकर स्वागत करता है। इसीलिए क्वेश्चन पूछा जाता है हेनसोंग दक्षिण भारत में किसके दरबार में गया था? तो नरसिंह वर्मन प्रथम के दरबार में गया था। जैसे हर्षवर्धन के बारे में क्वेश्चन पूछता है ना, वैसे पूछता है कि हेनसोंग किसके दरबार में आया था? तो क्या कहिएगा? नरसिंह वर्मन में हेनसोंग, हुएनसोंग। तो कहेगा कि हेनसोंग किसके दरबार में आया था, खोजिएगा क्या? हर्षवर्धन। ऑप्शन में हर्षवर्धन है ही नहीं, तो क्या आएगा? नरसिंह वर्मन प्रथम आएगा। इसमें इतना चीज़ याद रखिएगा, पुलकेशिन द्वितीय को हरा के बतापी कोंडा की उपाधि, महाबली में 7 रथ मंदिर, और एक हेनसोंग इसके दरबार में आया था। सबसे बड़ा धर्मराज, सबसे छोटा द्रौपदी का। नरसिंह वर्मन खुद मृत्यु होता है इसके। जब इसकी मृत्यु के बाद इसके पुत्र बैठेगा गद्दी पर, वो रहेगा महेंद्र वर्मन द्वितीय, ठीक है, महेंद्र वर्मन द्वितीय गद्दी पर बैठेगा।
तो बताइए, पुलकेशिन द्वितीय के मरने के बाद भी पुलकेशिन द्वितीय का भी ना कोई गद्दी पर बैठा होगा ना उधर। तो हाँ, तो पुलकेशिन द्वितीय के बाद उसका पुत्र बैठा है, हाँ, विक्रमादित्य गद्दी पर, और ये फर्स्ट रहता है। अपने बाप का बदला लेने के लिए विक्रमादित्य आक्रमण करता है पल्लव पर। अब पल्लव का भी राजा कौन है? महेंद्र वर्मन। हाँ बोलिए। नरसिंह वर्मन द्वितीय नीचे है, नीचे में ये महेंद्र वर्मन द्वितीय होगा। महेंद्र वर्मन द्वितीय जब पल्लव के गद्दी पर बैठा, नरसिंह वर्मन जब चला गया, ठीक है, इधर महेंद्र वर्मन द्वितीय है, इधर पुलकेशिन का बेटा है विक्रमादित्य, ठीक है। तो बताइए, बतापी को जीत चुका है, नरसिंह वर्मन पहले ही जीत कर चुका है। जब पुलकेशिन का बेटा विक्रमादित्य बैठेगा तो बतापी को पहले आज़ाद करवाएगा, ठीक है, और पुनः आक्रमण कर देता है किस पे? महेंद्र वर्मन प्रथम पर, और इसको पराजित कर देगा। यानी कि अपने पिताजी का बदला ले लिया महेंद्र वर्मन द्वितीय को हरा के, ठीक है। महेंद्र वर्मन द्वितीय को हरा के पिताजी का उपाधि ले लेगा। अब महेंद्र वर्मन के टिटोरी को धीरे धीरे कम करते चला जाएगा, छोटा कर देगा। यानी कि इस समय प्रसिद्ध, मतलब कि जितना बाप प्रसिद्ध था उतना प्रसिद्ध ये नहीं हुआ। महेंद्र वर्मन हार गया चालुक्य से, ठीक है। उसके बाद याद रखिएगा, गद्दी पर बैठेगा कौन? परमेश्वर वर्मन प्रथम। परमेश्वर वर्मन जब प्रथम गद्दी पर बैठता है तो परमेश्वर वर्मन क्या करेगा? यहाँ चलेगा। परमेश्वर वर्मन से याद रखिएगा, परमेश्वर किसका नाम है? शिव जी का। शिव जी को नहीं कहते परमेश्वर। परमेश्वर मतलब एक, जैसे नंदी वर्मन इसके दादाजी बनाए थे 7 रथ मंदिर, तो ये एक और ऐड कर देगा, और ये कौन सा बनाएगा? गणेश का रथ मंदिर। तो वहाँ पर जाइएगा, आपको 8 को पेगुंडा मिलेगा। तो महाबलीपुरम में, यहाँ लिख लीजिए, महाबलीपुरम में गणेश का रथ मंदिर कौन बनाया? परमेश्वर वर्मन प्रथम। तो क्या हो गया? रथ मंदिर 8 पेगोंडा हो गया, पेगोंडा बोलते हैं उसको, ठीक है, 8 पेगोंडा हो गया। रथ मंदिर को बोला जाता है पेगोंडा। तो 8 पेगोंडा का निर्माण हो चुका है कहाँ? महाबलीपुरम में। पल्लव की राजधानी थी कांची। पल्लव की एक चीज़ भूल गए हम, पल्लव की राजधानी थी कांची, ये याद कर लीजिएगा। इसको पूरम लगा देता था लोग, कांचीपुरम हो गया। और इसका जैसे हम लोग बताए थे, चेल का क्या था? भागलपुर। भागलपुर पूर हो गया ना, मोन नहीं लगा ना, संस्कृत में बोलता था। देखिए, चेल का क्या बताए थे अभी जस्ट? चेल का प्रतीक चिन्ह क्या था? धनुष। चोल का चिता और पांड्य का मछली। इसका जो होगा पल्लव का प्रतीक चिन्ह, ये होगा बैल। क्या होगा? बैल। इसका प्रतीक चिन्ह क्या था? बैल। पल्लव वंश का प्रतीक चिन्ह क्या होगा? बैल। ये याद आया इसलिए बता दिया। परमेश्वर वर्मन से बस इतना याद रखिएगा कि ये गणेश जी का रथ मंदिर बनवाया। नरसिंह वर्मन द्वितीय जब गद्दी पर बैठेगा तो इसका काल शांति का रहता है, ठीक है। पुनः अपने पल्लव वंश को उठाएगा, और शांति का काल जिसका रहेगा वो देखिएगा फैलाएगा, मतलब जनता उसमें परेशान नहीं रहेगी, और निर्माण कार्य को बहुत अच्छे से करेगा। जिसके पास मान लीजिए कि कोई लड़ाई झगड़ा है, भाई निर्माण का ही कार्य नहीं करेगा ना। जैसे फिरोज शाहतुल्लाह सबको कोई परेशान नहीं किया, निर्माण का कार्य किया। अशोक को कोई परेशान नहीं किया, निर्माण का कार्य किया। तो निर्माण का कार्य जो नरसिंह वर्मन करेगा, ये अपने राजधानी में करेगा। कहाँ? कांचीपुरम में। तो देखिए यहाँ से क्वेश्चन क्या क्या पूछेगा। सबसे पहला क्वेश्चन पूछेगा कि देखिए, ये हो गया इंडिया। दक्षिण भारत में जो भी मंदिर बनती है वो बनती है द्रविड़ शैली में, ठीक है। दक्षिण भारत में तो द्रविड़ शैली, बार बार क्वेश्चन पूछेगा। द्रविड़ शैली मतलब क्या? बहुत नक्शा कसी रहता है, ठीक है। उत्तरी भारत में जो यहाँ मंदिर बनता है ये रहता है आपका नागर शैली। जो कौन बनाया था? गुप्त वंश, सब नागर शैली, हाँ, ये सब चला था। बीच में जो बनेगा, जो भी दिए, ये दोनों का मिक्सचर होता है। यानी कि मंदिर तो बनाएगा, हल्का हल्का नक्शा कसी भी कर देगा, ठीक है। तो दोनों का मिक्सचर हो गया ना भाई, दोनों का मिक्सचर। जैसे यूनान और इंडिया का कला का मिक्सचर हो गया तो गंधार कला बन गया। उसी तरह से नागर शैली और द्रविड़ शैली का जब मिक्सचर हुआ तो क्या बनेगा? बेसर शैली। बेसर शैली। तो 3 को याद रखिएगा, ये पूछा जाता कि नागर शैली उत्तर भारत, मध्य भारत बेसर शैली, द्रविड़ नीचे दक्षिण भारत द्रविड़ शैली। द्रविड़ शैली में भी एक तरह का विकसित हुआ। कौन सा विकसित? कि
एक ही पत्थर, बड़ा सा पत्थर ले आए हम, एक ही पत्थर को काट काट के मूर्ति नहीं बनाया जाता, एक ही पत्थर को बार बार काट काट के नक्शाकशी करके मूर्ति बना देगा। उसका प्रचलन भी शुरू हुआ तो दरबीर में यही शुरू हुआ। ऐसे हम लोग क्या करते हैं, जोड़ जाड़ के पत्थर बनाते हैं, तो पत्थर को तराश तराश करके उस मूर्ति को हम लोग कहते हैं एकादश मूर्ति। नाम ऐसे नहीं लेता है कि एकाश, एक माँ लेता है पत्थर वाला में, तो एकाश मतलब एक ही पत्थर से तराशा गया, ऐसे कोई भी चीज़ से बना हुआ चीज़ को क्या कहेंगे, जो मूर्ति बना है उसी को कहेंगे एकाशम मूर्ति। ठीक है, दो चीज़ याद रखिएगा, नरसिंह वर्मन प्रथम में द्रविड़ शैली का कहेगा कि जो द्रविड़ शैली जो प्रचलन में चला वो किसके काल में, तो नरसिंह वर्मन द्वितीय के काल में द्रविड़ शैली में चला। ठीक है, उत्तर में तो चल ही रहा था। दूसरा, एक ही पत्थर को तराश तराश के मंदिरों में मूर्ति रखने का प्रथा भी कहाँ चला था, इसी काल में चला था। और ये खुद भी कांचीपुरम में 2 मंदिर बनवा देगा। ठीक है, एगो कैलाश मंदिर, कांचीपुरम में कैलाश मंदिर पूछा जाता है कि किसने बनवाया, तो नरसिंह वर्मन द्वितीय। तो कांची पहले पूछेगा कैलाश मंदिर कहाँ है, तो हाँ कांची में है कैलाश मंदिर, बहुत फेमस है। कैलाश मंदिर 2 को बहुत फेमस है, एक तो उज्जैन वाला तो फेमस है, तो सब जानता है। एगो याद रखिएगा, ये एगो एलोरा में जो है कैलाश मंदिर, जो राजपूत वंश बनवाएगा। ठीक है, वो दोनों मंदिर, कैलाश मंदिर शिव जी के बारे में जो है ये बहुत फेमस है। सर अजंता एलोरा यहाँ पर भी शायद से सर एक ही पत्थर से काट के बनाया है। एक ही पत्थर, हाँ कैलाश मंदिर जो है ना एक ही पत्थर काट के बनाया है, राजपूत वंश बनाएगा उसको। और उसको कब बनाएगा, जब बतापी के चालुक्य को मार के दबा के दंती दुर्ग राजपूत वंश का स्थापना करेगा। और फिर दंती दुर्ग के वाला राजपूत वंश को भी दबा के कल्याणी का चालुक्य उभरेगा। नहीं तो याद रखिए, कांची में कैलाश मंदिर का कौन बनवाया था, नरसिंह वर्मन द्वितीय बनवाया था। ठीक, इतना चीज याद कर दिए जो था। अब देखिए, अब आएगा परमेश्वर वर्मन द्वितीय। परमेश्वर वर्मन द्वितीय में परमेश्वर वर्मन का घोर बेइज्जती होता है। घोर बेइज्जती इस कारण से होता है कि बतापी का जो चालुक्य है वो बार बार इसको तंग करते रहता है, बार बार हरा देता है। ठीक है, बार बार इसको हारता है। तो ये बताइए जी, मतलब कि आधा पल्लव को जीत लेता है कौन, चालुक्य, बतापी का चालुक्य, आधा पल्लव को। तो इसका दुर्गति बहुत रहता है परमेश्वर वर्मन का, कुछ कर नहीं पाया, कैसे कैसे करके अपने राजवंश को बचा कर रखा, कांचीपुरम को कैसे कैसे करके बचा कर रखा। बस इसमें उतना कुछ ऐसा नहीं आया, बस इसका सबसे दुर्लभ राजा था जिसमें पल्लव आधा छिना गया। किसमें, बतापी के चालुक्य में। उसके बाद एक राजा आएगा नंदी वर्मन द्वितीय। अच्छा, इधर जो छिना गया ना पल्लव, इधर याद रखिएगा, इधर जो पल्लव को जीत रहा है चालुक्य वाला, इधर जो पल्लव को जीत रहा है चालुक्य वाला, लेकिन चालुक्य वाला को साथ दे रहा है उसी का सामंत कौन, राजपूत वाला। जब राजपूत वाला देखेगा कि मेरा वर्चस्व ज़्यादा हो रहा है बतापी के चालुक्य में, ठीक है, तो बाद में बतापी के चालुक्य के जो राजा कमज़ोर पड़ेंगे, फट से उसको दबा के दंती दुर्ग का स्थापना कर देगा। तो नंदी वर्धन के टाइम आते आते यहाँ पर स्थापना हो चुका है, बतापी को दबा के कौन, राष्ट्रकूट, दंती दुर्ग कर चुका है इसका स्थापना। ठीक है, 800 के लगभग काल आते आते बतापी अब खत्म हो चुका है। बतापी यहीं तक था, परमेश्वर वर्मन को तक को समेट लिया। उसके बाद वहाँ के राजा अयास हो गए, उसके बाद उसका वंश नीचे चलने लगा, राजपूत वंश उसको दबा के अपना स्थापना कर दिया। जब नंदी वर्धन वर्मन का टाइम आया, कहाँ, पल्लव में, अब पल्लव का राजा कौन बनेगा, नंदी वर्मन। नंदी वर्मन तो ये चालुक्य जो है ना, चालुक्य जगह पर क्या है, राष्ट्रकूट वंश आक्रमण कर देता है पल्लव पे कि नंदी वर्धन को भी समाप्त करके हम पूरा मिला लेते हैं। और इसमें हार जाता है लेकिन नंदी वर्धन, ठीक है, तो हार जाता है तो नंदी वर्धन की हत्या नहीं करता दंती दुर्ग, एक समझौता कर देता है उससे। समझौता क्या करता है कि दंती दुर्ग अपनी बेटी रेबा का शादी कर देता है, किससे, नंदी वर्मन द्वितीय से अपनी बेटी रेबा का शादी कर देगा। एक, हाँ, एक तरह से समझौता हो गया ना, नहीं करता लोग अपनी बेटी, हाँ, हारा हुआ शादी भी कर दिया। जैसे ये देखिए, ये नहीं किया था, क्या कहते हैं, रुद्रदामन सतवाहन वंश के जो थे, कौन, सतकर्मी प्रथम का बेटा,
उसको हरा दिया, वो बार बार उछल रहा था, उसको हरा दिया, उसके बाद अपनी बेटी शादी करके रख दिया ताकि ये कुछ मतलब अति नहीं करेगा। क्योंकि देखिए शादी करने का समझौता देखिए क्यों होता है, क्योंकि अगर मान लीजिए यहाँ पे हम इसको जीत लेंगे तो यहाँ के प्रजा हमको अभी साथ नहीं देगा ना जी, कहीं भी जैसे हाँ याद कीजिए कि चंद्रगुप्त मौर्य घनानंद का हाँ किया ना, देखिए सिलेक सदी सेलुकस को हरा दिया चंद्रगुप्त मौर्य, लेकिन समझौता करके दे दिया सब कुछ उसी को, 4 प्रांत हालांकि दिया, 500 हाथी भी तो दे दिया, और सेलुकस के साथ हेलेना से शादी करके समझौता कर लिया। समझौता करने का मतलब देखिए क्या होता है, क्या कि देखिएगा अब देखिएगा कि कोई भी जैसे पुष्यमित्र शुंग हुआ, यहाँ के राजा को मगध को मारा, लेकिन मगध में राज कभी नहीं कर पाया क्योंकि उसको विदिशा राजधानी ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। यहाँ का प्रजा उसको नहीं सपोर्ट करेगा ना जी, प्रजा अभी मान लीजिए मोदी को कोई मार दे कोई मुस्लिम तो बहुत बड़ा दंगा हो जाएगा, फिर सपोर्ट नहीं करेगा उसको। अगर दंतीदुर्ग इसको जीत भी लेगा तो यहाँ पे राज नहीं कर पाएगा क्योंकि यहाँ पे सपोर्ट नहीं करेगा इसको, क्योंकि इसका भाषा चल रहा है अभी तमिल तेलुगु का मिक्सचर, ठीक है, इसका संस्कृति अलग है, सपोर्ट नहीं करेगा यहाँ के, तो सोचता है कि एक रिलेशन बना लेते हैं ताकि समझौता होते रहेगा दोनों में आसानी से, तब रक्षा हो जाएगा ना एक तरह से। नहीं तो नंदीवर्मन द्वितीय बनेगा और यही स्थापना करेगा। बाद में समझौता हो गया, इसकी बेटी रेवा शादी कर लिया, बैकुंठमल मंदिर का, और बैकुंठमल मंदिर का स्थापना करेगा महाबलीपुरम में जो बताए थे, हाँ, और एक कांची में करेगा किसको, मुक्तेश्वर मंदिर का निर्माण। मुक्तेश्वर मंदिर कांची में, कांचीपुरम में मुक्तेश्वर मंदिर, मुक्ति का मंदिर कांची में, और बैकुंठमल मंदिर, बैकुंठमल मंदिर कहाँ करेगा, महाबलीपुरम में। तो महाबलीपुरम में 7 गो मंदिर हो चुका है, 7 रथ वाला मंदिर, एगो गणेश जी का मंदिर परमेश्वर बर्मन 8 गो हो गया, एगो बैकुंठमल हो गया, क्या हो गया, 9 गो मंदिर हो गया वहाँ पर। कांची से आपको क्या याद रखना है, कैलाश मंदिर कांची का मुक्तेश्वर मंदिर याद हो गया। हेनसोंग किसके दरबार में आया था, नरसिंह वर्मन प्रथम के दरबार में आया था। पुलकेशिन द्वितीय को हराया कौन था, नरसिंह वर्मन द्वितीय। बतापी कोंडा की उपाधि कौन धारण किया था, नरसिंह वर्मन पहला था ना, ठीक है। स्थापना कौन किया था, बपदेव या सिंह वर्मा। वास्तविक संस्थापक होता है सिंह विष्णु, ठीक है, वास्तविक संस्थापक सिंह विष्णु। और उसके बाद अंतिम राजा होता है अपराजित, जिसको हरा कर चोल वंश स्थापित हो जाएगा। एक चोल तो गया, चोल चेल पांड्या वो तो गया, अब पुनः 9वीं शताब्दी में 900 ईस्वी आते आते पुनः पल्लव को दबा के चोल वंश स्थापित हो जाएगा, ठीक है।